अब सर जो आज का पूरा घटनाक्रम रहा, हम लोग इंतजार कर रहे थे और कल भी आपने कहा था कि आज का दिन हम देखते हैं, तो आज जो मूव हुआ सब पर आपकी शुरुआती एक नोट टिप्पणी। देखिए, अमित शाह ये समझ गए हैं कि संसद का ये जो सत्र है, ये सत्र उनके भगोड़ेपन के लिए जाना जाएगा, नरेंद्र मोदी के भगोड़ेपन के लिए जाना जाएगा। अच्छा, इसलिए उन्होंने आखिर में ये चाल चली, आखिर में ये चाल चली कि अपनी तरफ से वो इस तरह से कुछ पेश करें कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये नाटक रचा गया है, ताकि जो सदन का इतिहास है उसके अंदर ये न हो कि पूरे सत्र में, पूरे अधिवेशन में विपक्ष गृह मंत्री से सदन में आकर बयान देने की मांग करता रहा अपने उठाए गए प्रश्नों पर, और गृह मंत्री संसद भवन में आते रहे लेकिन सदन में उन्होंने पैर नहीं रखा। इस चीज को किसी तरीके से प्रतिसंतुलित किया जा सके, काउंटर बैलेंस किया जा सके, इसलिए उन्होंने ये सब ड्रामा रचा था। वरना उनकी कोई मंशा नहीं थी सदन में आने की। अगर सदन में आने की उनकी मंशा होती तो ना ये सब ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो उन्हें सदन में आने के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत थोड़ी ना थी। ऐसा तो ना था कि ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवा दे, किसी वक्त सदन में आते और अपनी बात कहना शुरू कर देते। विपक्ष का जो वहां पे होता वो सुनता, नहीं होता वो नहीं सुनता, जो होता वो जवाब देता, अपनी बात कहते सदन में दबा के वो अपनी बात। ये उन्होंने नहीं किया, नाटकबाजी करते रहे कि हम आएंगे हम आएंगे हम आएंगे हम आएंगे, हम आना चाहते हैं, देखिए हम नहीं आ पा रहे हैं, देखिए आप हम आए तो हमारे बीच में बोलना नहीं। ये कौन कहता है? मैंने तो आज तक कभी किसी को शर्त रखते सुना नहीं कि हमारे भाषण में अगर बीच में आप बोलेंगे तो हम भाषण देने ही नहीं आएंगे। ये क्या बात रही? लोग भाषणों को बीच में बोलते भी हैं, टोका-टाकी भी होती है, आप दूसरे आपके सांसद भी करते हैं दूसरों के उसमें। ये जो पूरा रवैया है अमित शाह का, ये केवल इस छोटी सी तिकड़म के लिए किया गया ताकि पूरे सत्र के आखिर में वो ये बात कह के निकल जाए कि हम तो आना चाहते थे, हम तो पूरा वक्तव्य देना चाहते थे, हम भागना नहीं चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने ही देखिए सदन के अध्यक्ष को पत्र नहीं दिया तो हम क्या करते आके। अब जब भी कहा जाएगा कि इस अमित शाह नहीं आए, तब भाजपा के लोग कहेंगे वो तो आने को तैयार थे, उन्होंने तो कहा था सदन के उसको पत्र दे दो, आपने पत्र ही नहीं दिया। ये पत्र देने वाला मामला क्या होता है भाई? विपक्ष कब से ही सवाल उठा रहा है। आपको तो चाहिए कि सदन के अंदर भी जवाब देते हो, सदन के बाहर भी जवाब देते अगले अधिवेशन तक। तो आप विपक्ष के बाहर जवाब दे दो उसका, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। कोई विशेष पैरों में क्या मेहंदी लगी हुई है जो आप सदन में नहीं आ पा रहे? क्या चक्कर क्या है? जी बिल्कुल। अब सर ये भी रहा, देखिए उनकी जो आपत्तियां आई, आपने वो जो हम लोगों ने 3.5 मिनट के आसपास का, 3.25 मिनट के आसपास का जो उन्होंने एएनआई और पीटीआई स्पेसिफिकली उनको, और बिल्कुल लग रहा है कि सब कुछ और होता ही है। अमित शाह यदि हैं तो फिर पत्ता भी नहीं खड़क सकता और प्रेस तो वहीं तक जा सकता है जब तक अनुमति हो, बिना अनुमति के तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो दौर खत्म हो गया कब का। वो उन्होंने आपत्तियां सर की, लापता, आपने भगोड़े की तो बात ही की, लापता, भगोड़े, भाग गए, और साथ में आपने रिजिजू को भी देखा, रिजिजू बड़ा दर्द रंज व्यक्त कर रहे थे, और आप वो कही ना कि नौटंकी, नाटक, आडंबर, आपकी मंशा कुछ और। लेकिन ये जो शब्दों पर आपत्ति है, ये अमित शाह क्या क्या कहते रहे उनके खुद के सदस्य, और वो खुद क्या कहते रहे? देखिए, ये वो बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात ये है कि आप से राज्यसभा में और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के वहां पर नेता हैं, वो दोनों 3 सवाल पूछ रहे हैं। देश के गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह को आके उन 3 सवालों की जवाब देना चाहिए। जवाब देंगे तो कुछ और भी अपनी बात कह पाएंगे उसके साथ में। आप दोनों सदनों में किसी में क्यों नहीं जा रहे? इधर उधर की बात कर रहे। उर्दू का शेर नहीं है, तू इधर उधर की ना बात कर, बता के काफिला कहां लुटा। भाई कहां पे हुआ भाई? बता आप हुआ क्या, ये बताइए पहले आप। ये तो कोई तुकी नहीं रही। रिजिजू ने ये कहा, कौन क्या कहता है? क्या मतलब है रिजिजू के कहने का? किसी कहने का क्या मतलब है? कोई कुछ भी कहता है। गुब्बारा फुलाया जा रहा था, आ रहे हैं अमित शाह, आ रहे हैं अमित शाह, आ रहे हैं अमित शाह। गुब्बारा कई बार किया गया, ये आ रहे हैं कई बार कहा गया कि वो उनके
वो थर-थर काँपते हैं, आतंकवादी उनसे, विपक्ष उनकी बात सुन नहीं पाएगा, ये नहीं, वो नहीं। जब वो एएनआई को बयान दे रहे थे तो उनके चेहरे की और कंधों की हालत देखी आपने? मैं वही पूछने वाला था कि इनकी बॉडी लैंग्वेज है, पूछने वाला था हाँ, आपसे। गिरे हुए कंधे, मुरझाए हुए अमित शाह, ये स्थिति थी उनकी। देखिए, इनका हाथ किसी चट्टान के नीचे दबा हुआ है। हम लोगों को पता नहीं है बात वो बस केवल। ये कहीं न कहीं बुरी तरीके से फँसे हुए हैं। और पार्टी के अंदर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर भी इनकी स्थिति इस वक़्त अच्छी नहीं है इनकी, अमित शाह की। ये पूरा जो सत्र लोग इनसे जी, पिंड, देखिए, वो लोग इनसे पिंड छुड़ाना चाहते हैं अमित शाह से। इन्होंने जिस तरीके से ये पूरा मसला हैंडल किया है, ये तो इस बात का सबूत है कि इनको और कोई तरीका आता ही नहीं है। टैक्टिकली बहुत मजबूत नहीं है ये। बिल्कुल। ये पूरा जो सत्र रहा है सर, पूरे सत्र में जी। हम लोग ये देख रहे हैं कि गतिरोध जो है, 20 दिन के बाद तो उन्होंने मुँह खोला अपना, और वो 21 जुलाई के बाद से विपक्ष शुरू हो गया था लगातार, और पूरे सत्र के दौरान कोई जो इनके साथ राजनाथ सिंह जी उस जो कहते हैं ना कि वो निंदा सिंह के नाम से ही मशहूर है कि निंदा करने में सबसे अग्रणी, वो उस तरीके से नहीं आए। गडकरी तो खैर पिक्चर से गायब ही, और भी और वही नॉन सीरियस लोग ही कुछ ना कुछ डिफेंड करते रहे, और क्या बिसात है ये इन सब की। तो ये कहानी भी, इसको थोड़ा-सा हम लोग कैसे लें, कैसे भाई देखें? देखिए, अमित शाह का बचाव करने के लिए कोई भी मंत्री नहीं उतरा। कोई भी मंत्री नहीं उतरा। कोई वरिष्ठ मंत्री या कनिष्ठ मंत्री कोई नहीं उतरा अमित शाह का बचाव करने के लिए। जो उतरे भी, वो एक एक जो उतरे वो हिमाचल प्रदेश वाले, वो तो मंत्री ही नहीं थे। कंगना राणावत, ये कोई बचाव करने वाले लोग हैं? तो अमित शाह खुद ही हाथ जोड़ देते होंगे कंगना राणावत से कि आप कृपा करके हमारा बचाव ना करें। ठीक बात, ठीक। तो ये इन इन ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। और ये मसला बाहर का तो है ही, कांग्रेस और विपक्षी दल, जैन जी सब इनसे जवाब मांग रहे हैं। ये मसला अंदर का भी मसला है। मैं बिल्कुल वही वरना पूछ आज ही मैंने अपने एक मित्र से कहा कि चलिए मैं अपने आप को अमित शाह की जगह रखता हूं। और मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने 20 जुलाई के जन आंदोलन का ठीक से आकलन नहीं कर पाया। गलती से मैंने उसका दमन भी करवा दिया। अब मैं गृह मंत्री हूं और मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि दमन किसने कराया? आपने नहीं कराया, तो फिर आप अक्षम हैं, क्योंकि आपके आदेश के बिना हो कैसे गया ये? अगर आपने कराया तो आप इस्तीफा दीजिए। मान लीजिए मुझसे ये मांग की जाती है, तो मैं इस मसले से कैसे निपटूंगा? आप भी अमित शाह की जगह अपने आप को रख के देखिए संजीव जी, कि सर। आपसे ये, आप गृह मंत्री हो, आपसे मांग की जाती है, तो आप इससे कैसे निपटेंगे? मैं सदन में जाऊंगा और कहूंगा कि मैं खेद व्यक्त करता हूं, मुझसे गलती हो गई कि मैं इस आंदोलन को ठीक से समझ नहीं पाया। मैं छात्रों का, युवकों का, सबका सम्मान करता हूं, और जिन छात्रों को मेरी वजह से चोट लगी है, ठेस लगी है, मैं उन सब से क्षमा याचना करता हूं। और अ, जो आगे जिन लोगों ने ये किया है, उनके खिलाफ जांच होगी, उनसे जवाब तलबी की जाएगी। मैं खेद व्यक्त करता हूं, और इस्तीफा किसी मसले का हल नहीं है। प्रोटेस्ट करना, प्रतिरोध करना नौजवानों का या किसी का भी लोकतांत्रिक अधिकार है, और हम उस अधिकार की सुरक्षा करेंगे गृह मंत्री के तौर पर। मुझसे आकलन में गलती होगी, किसी से भी गलती हो सकती है। सीधा मेरा सरल इरादा रास्ता, गलत नहीं था। मेरा सीधा इरादा गलत नहीं था। संसद की तरफ मार्च करने जा रहे थे, उससे कोई खराब परिस्थिति पैदा हो सकती थी, उनको रोकने के लिए ये जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल हो गया। कोई भी गार्डेड लैंग्वेज में, नपी तुली भाषा में कोई भी बात ठीक से कही जा सकती है। ज्यादातर यही तो होगा कि लोग चिल्लाएंगे इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, तो इस्तीफा तो किसी की मर्जी से नहीं दिया जाता। अपना वक्तव्य देना चाहिए था उनको। आप देखिए, उनको एक तरह से देखा जाए तो बच निकलने के लिए पतली गली भी मुहैया कराई गई। वो राज्यसभा के सभापति ने कराई, जब उन्होंने कहा कि भाई संसदीय कार्य मंत्री, गृह मंत्री से कहें कि विपक्ष की भावनाएं क्या हैं। जी। बस उसी वक्त उनको सदन में आके अपना वक्तव्य दे देना चाहिए था। उनके वक्तव्य की आलोचना होती, विपक्ष वाले उन पर चीखते चिल्लाते, हम लोग भी उनसे नाराज होते, ये सब होते, लेकिन उनके वक्तव्य देने का कर्तव्य पूरा हो जाता ना। हो जाता, हो जाता। अब उन्होंने जो किया है,
ये इन्होंने और ज़्यादा करेला और नीम चढ़ा, उन्होंने और ज़्यादा मसले मसले को बिगाड़ दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, सर एक चीज़ और भी हुई, देखिए गलतियों पर गलतियाँ लगातार, ये खुद का आकलन, क्योंकि कहते हैं पूरा रणनीतिकार तो अमित शाह ही है, जो कुछ करते हैं अमित शाह करते हैं, जो हुँ, जो जो जहाँ-जहाँ अब इसमें ये जो हुआ यहाँ, चाहे वो जंतर-मंतर पर वो जो अ, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, उनको पैसेज दिया गया, उनको लाया गया और सब कुछ वो वहाँ गलती हुई। फिर अब ये जो झारखंड वाला जो मसला है, यहाँ भी पूरा एक्सपोज़ हो गया मामला कि हुँ, कौन, क्या, कैसे, किसने, सारे नाम सब कुछ निकल कर सामने आ गया। तो ये भी कहीं रणनीति की एक बड़ी चूक हो गई शायद? बिल्कुल, बिल्कुल। ये समझते थे कि यहाँ पे जो रांची में हो रहा है, उसके सहारे जो यहाँ पे जंतर-मंतर पे उन्होंने किया है, उसका बचाव कर लेंगे। लेकिन ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, अलग-अलग राजनीतिक प्रक्रियाएँ हैं। ये जेन ज़ी ज़रूर है, लेकिन दोनों अलग-अलग तरह के जेन ज़ी हैं। इनका ये नहीं, इस तरह से जिस तरह से उन्होंने किया है, इस तरह से इनको नहीं करना चाहिए था। देखिए, पहले ये सोनम वांगचुक को केंद्र बना के तिकड़ में अपनी करते रहे। इनकी तिकड़ों में फँस के सोनम वांगचुक ने भी अपना नुकसान किया। अगर सोनम वांगचुक इनकी तिकड़ों में ना फँसते, तो ये जो श्रेय था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, सोनम वांगचुक को मिलता कि नहीं मिलता? पक्का, पक्का। नहीं मिला। हीरो बन के निकलते चमकते चेहरे के साथ में। सारे देश के लिए हीरो बन जाते, सारे नौजवानों के हीरो बन जाते, जहाँ जाते लोग उनकी जय-जयकार करते। ठीक आज है। सोनम वांगचुक कहाँ है? कोई चर्चा नहीं कर रहा है उनकी। क्यों? क्योंकि वो इनके चक्कर में फँस गए, या कहीं ये फँसने के लिए तैयार बैठे थे और जगत प्रकाश नड्डा से उन्होंने संतरे का जूस पी लिया। अब बातें बनाते हैं तरह-तरह की, हम तो उनसे पीना चाहते थे, हम तो राहुल जी के हाथ से ही पीना चाहते थे, हम तो चाहते थे ये भी आएँ, वो भी आएँ। अरे! तुम चाहते क्या थे? तुमने किया क्या? ये महत्वपूर्ण बात है। तो सोनम वांगचुक ने अपनी अ, जिसे कहते हैं कि अपनी आक़िबत, उर्दू में बड़ा अच्छा शब्द है, वो खराब कर ली। ठीक, ठीक है। हाँ। मिट्टी कुटवा ली अगर हम सरल भाषा में कहें तो। हाँ, हाँ, मिट्टी खराब कर ली अपनी। मिट्टी कटवा अपनी जी, मिट्टी जी। खराब कर ली सोनम वांगचुक ने, जबकि उन्होंने बड़ा लंबा अनशन किया। मैं जी, उसको ये भी कहूँगा, बड़ी हिम्मत की बात होती है। हालाँकि वो अनशन करने की टेक्नोलॉजी उन्हें पता है, वो उसमें कुशल भी हैं? बहुत से लोग होते हैं अनशन करने में बड़े माहिर होते हैं, फटाक से बैठ जाते हैं, उठते नहीं हैं फिर। ठीक, ठीक। हुँ, ए, हुँ। वो अपनी उनकी उनका शरीर वैसे ही हो जाता है। जी, जी, जी। अब सर जो ये आपने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ अलग अब दबाव है और उसके अपने, और बाकी देखिए इनके भी जो सीनियर हैं या जो एक पूरा का पूरा जिसने बीजेपी को बीजेपी बनाया, और आज जो ये 2 इनसे कहा ना कहीं पिंड छुड़ाने जैसी बात होती है, ये तो है ही है। क्या मोदी और शाह के बीच भी ये जो मसला है, मामला है, इस हुँ। मसले ने मामले ने तो दो जिस्म एक जान कहते हैं इन लोगों को कि दोनों दो जिस्म एक जान। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ संभावनाएँ देख सकते हैं, कुछ हो रहा होगा आपस में, कुछ द्वंद तो होगा, कुछ मचा कहा नहीं होगा? जा सकता। शक तो तरह-तरह के होते हैं। देखिए, शक तो तरह-तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग कयास ही लगा सकते हैं। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम चला है, उसमें मोदी का जो रवैया रहा है, उसको देख के भी संशय होता है। अमित शाह का भी रवैया रहा है, उसको देख के भी संशय होता है। इससे पहले ऐसी कौन-सी घटना थी, जिसमें इन दोनों ने इस प्रकार का रवैया अख्तियार किया हो, बताइए? कभी नहीं। 12 साल के अंदर ऐसी कोई घटना नहीं थी, जिसमें इस तरह से ये दोनों सिट-पिटाई हुए रहे हों, सदन में नहीं आए हों। वो रात को उठ के अजीब तरह के चेहरे के साथ में फ्रेंड्स करके वो रील बनाते हैं। हुँ? वो भी बड़ी विचित्र लगती है। फिर अमित शाह लगातार गायब रहते हैं, अपने और कार्यक्रम करते रहते हैं, संसद भवन में आते रहते हैं, लेकिन सदन में नहीं आते। कोई ना कोई तो इनकी एक तो रणनीति ये थी नहीं कि भई किसी भी तरीके से क्षमा मत माँगो, किसी भी तरीके से खेद व्यक्त मत करो। एक तो ये मोदी जी ने भी खेद व्यक्त नहीं किया। मोदी जी ने तो नहीं, लोगों पे आरोप लगाया गया, आपने गालियाँ दी, ये किया, वो किया, हम आपको माफ़ करने को तैयार हैं। स्वयं माफ़ी नहीं माँगी। तो एक तो ये रणनीति दिखाई पड़ती है इनकी। इस चक्कर में ये लोग सदन में नहीं आए और भगोड़े साबित हुए। इतिहास में, संसदीय इतिहास में इन्हें भगोड़ा कहा जाएगा। ये बच कैसे सकते हैं उससे? बिल्कुल। अब सर इसमें जैसे जो हम बार-बार बात करते हैं कि जैसे गोदी मीडिया, ये जो नैरेटिव सेट करना, और उन्हीं के लिए सब काम कर रहा है। आज हम देख रहे थे कि दोनों को देखा, राहुल गांधी को भी देखा, अब वो जब बाइट उनकी चल रही थी और उन्होंने किस तरीके से झाड़ लगाई। उन्होंने कहा कि आप अमित शाह से पूछते हैं, कर सकते हैं इतनी हिम्मत? चूहों का सी, मतलब मुझे लगता है कि ये
क्योंकि हमारे ही वो, अब ठीक है गोदी हो गए, मोदी मीडिया हो गए, लेकिन मीडिया की इतनी गत दुर्गत, दुख होता। दूसरा, प्रियंका गांधी ने भी कहा, क्या करें? आप बताइए, आप जैसे हो जाएं, हम्म। खामोश हो जाएं। तो ये भी सर, ये भी घटनाक्रम बड़े जबरदस्त हो रहे हैं। इसको कैसे हम मतलब ये कहीं देखिए, सबक नहीं ले सकते? इस देश में मैं ये कहूंगा कि दो, एक संस्था और एक व्यक्ति, इन दोनों को इस घटनाक्रम का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। संस्था के तौर पर गोदी मीडिया को, या आप व्यवसायिक मीडिया भी कह सकते हैं उसको, व्यवसायिक जो खबरिया चैनल हैं उनको, और व्यक्ति के तौर पर अमित शाह को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और इतना नुकसान हुआ है कि अब इनकी प्रतिष्ठा दोबारा वापस कभी नहीं आएगी। जिस तरीके से आंदोलनकारियों ने गोदी मीडिया को गरियाया, जिस तरह गोदी मीडिया के साथ कुछ बदतमीजी भी की गई, मारपीट भी किया गया, उनको धमकियां भी दी गई और उनको थोड़ा सा किनारे ढकेला गया। गोदी मीडिया के लोग भाग भूग आए, एक आध की पिटाई उटाई भी हो गई। ये सब जो हुआ है उससे ही स्पष्ट हो गया। जबकि हम पत्रकार के तौर पर किसी आंदोलन में जाते हैं तो हमारा बड़ा स्वागत सत्कार होता है। लोग तो हमारी पलकें बिछाए रहते हैं कि भाई ये आएंगे हमारी रिपोर्टिंग करने के लिए। किसी भी पत्रकार के लिए पलकें बिछाए रहते हैं लोग। कोई पत्रकार जाए और आंदोलन कर रहे हैं, भाग जाओ भाग जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे मत आओ, तुम्हारे आने की आवश्यकता नहीं है। ये कहीं पत्रकारों के साथ होता है? ऐसा कहीं नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हुआ। तो इसका मतलब है गोदी मीडिया की अब कोई भी साख नहीं बची है। पत्रकार के तौर पर कोई उन्हें पत्रकार मानने के लिए तैयार नहीं है। अब वो अपनी भव्य सैलरियां और भव्य कारों और भव्य घरों के बीच में अपनी जिंदगी गुजारते रहे। लेकिन मतलब ये अब जो वो बात जो थी, पत्रकार वाली बात जो थी, वो उनकी खत्म हो गई है। वैसे ये पूरा हम 12.5 साल का जो दौर देखा है इन लोग का, ये मोदी जी की अगुवाई वाला ये एनडीए की तीसरी पारी है, मोदी O3 कहला रही है। और इतनी निरीता, इतनी मतलब विवशता, इतनी लाचार सरकार पहली बार। और ये पूरे का पूरा जो हम बार बार सत्र की बात की, ये सत्र तो मुझे लगता है कि प्योरली प्योरली राहुल गांधी लूट ले गए पूरे उसको, और एक अलग उन्होंने एक अपना मुकाम बना लिया शायद। नहीं, ये पूरा सत्र विपक्ष का रहा। सरकार ने कुछ किया ही नहीं। सरकार ने कुछ मामूली किस्म के बिल उन्होंने पास करा लिए एक दो, बाकी सरकार ने कुछ किया ही नहीं। और सरकार कुछ करने की कोशिश करते हुए भी नहीं दिखी। सरकार तब कर पाती जबकि 20 तारीख के बाद ही तत्परता से अमित शाह सदन में आते, अपना वक्तव्य देते, और उसके बाद फिर सदन लगातार चल पड़ता। भाई अच्छा, मान लीजिए अमित शाह सदन में खड़े होकर खेद व्यक्त कर देते, और खेद व्यक्त तो करना ही पड़ता क्योंकि मोहन भागवत ने जब कह दिया कि ये लोग राष्ट्र विरोधी नहीं है, तो राष्ट्र विरोधी तो आप कह नहीं सकते आप। नहीं कह सकते, नहीं कह और जब राष्ट्र विरोधी नहीं है तो उनका दमन क्यों हुआ, इसमें कुछ तो खेद व्यक्त करना पड़ता। खेद व्यक्त कर देते, उसके बाद में विपक्ष यही तो कहता कि भाई ये काफी नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। विपक्ष अपने बायकाट वायकाट करता, ये लोग अपने बिल सब पास कराते अपने। हमें पहले भी करा चुके हैं, इसमें नई बात क्या है। अभी तरफ आगे क्या दिखता है, क्योंकि अब अंदर खाना जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का अंदर खाना हो, संघ का अंदर खाना है, तो अब तो मच तो गया है, तो ये रायता फैला है, मच गया है, तो ये तो अब समेटना या इसका जो और मचना, ये दोनों चीजें होना बिल्कुल स्वाभाविक सा है। आने वाले दिन बहुत कुछ दिखाएंगे शायद देश को और नया। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। देखिए ना आप, जिस तरह ये लोग उपचुनाव में हारे हैं, उपचुनाव में लोगों का खराब प्रदर्शन रहा है, और फिर ये यहाँ पर हो गया। फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उससे पहले भूपेंद्र यादव के जो चहेते अफसर थे, उनका हटाया जाना। तो नरेंद्र मोदी का रात में उठ के फ्रेंड्स करके एक वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की रील बनाना, ये सब चीजें इन लोगों ने कभी की नहीं। ये नितिन सब नवीन पहली बार ये लोग कर रहे हैं। नितिन नवीन की सीट हारे हैं, तो वो भी एक बहुत हाँ, बड़ा। नितिन नवीन का मामला देखिए, और नितिन नवीन के अपने बूथ पे हार गए लोग। यस सर। हाँ, नितिन नवीन के ही बूथ पे हार गए। 422 में से 415 या 405 बूथ, जो मैं एग्जैक्ट मुझे संख्या, 400 प्लस वही बूथ हारे, उसमें हाँ, हारे। तो सब मचना जगह भी हारे। है,
हाँ, वो बहुत मचना है शायद अब आप, क्योंकि हम्म, जवाब अब देना होगा, आप अंदर तो देना ही होगा शायद, मुझे लगता है अब नहीं बिल्कुल। बच सकते, अंदर तो नहीं बच सकते, बाहर आप जो भी बच ले विपक्ष से बचने शायद। हम्म। नहीं हाँ, नहीं नहीं, इन लोगों के लिए सिर छुपाने की जगह नहीं है। इन लोगों के लिए सिर छुपाने की जगह नहीं है। वास्तव में आप देखिए, एक सरकार जो इतनी मजबूत लगती थी, इतनी जोरदार लगती थी, एक जन आंदोलन ने, सिर्फ एक जन आंदोलन ने इनकी हुलिया बिगाड़ दी। अब लगता ही नहीं कि सरकार कभी मजबूत थी। बिल्कुल, बिल्कुल। उल्टा कर दिया बिल्कुल, हवा बदल गई। वो जो कह रहे हैं ना कि ना केवल वो बार-बार जो राहुल गांधी कह रहे हैं और कि मैं वो इसको जो ये भी कहता हूँ, ये भी कहता हूँ संजीव जी, कि ये जो दक्षिणपंथी डिस्कोर्स इन लोगों ने पिछले 12.5 साल में चलाया था, सांप्रदायिक, अनुदार, अशिष्ट, सनातन किस्म का, सनातन शब्द को इन्होंने कितना अपमानित किया, बदनाम किया सनातन शब्द को। ठीक, ये जो इन्होंने चलाया था, इसकी बजाय केवल एक आंदोलन ने इनके इस डिस्कोर्स की हवा निकाल दी पूरी तरीके से, और बातें वही कही जाने लगी जो बाएं बाजू की थीं, जो सेकुलरिज्म की बातें थीं, जो उदारतावादी राजनीति की बातें थीं, जो मध्यमार्गी राजनीति की बातें थीं, वही बातें की जाने लगी। भाईचारे की बातें की जाने लगी। नहीं, अब सर अभी सबसे देखते निकट एक देखते बहुत पल भर में इनकी देखते देखते पल भर में ऐसा हो गया। नहीं, बिल्कुल। जो नहीं, इनका अभी बहुत तिलिस्म था, जो इनका जी, तिलिस्म था, वो टूट गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आखिरी करूँगा कि बहुत निकट है सर, 2 बहुत जटिल और कठिन परीक्षाएँ, वो उत्तर प्रदेश भी है और गुजरात भी है। साथ है वैसे तो, लेकिन बहुत निकट ये हैं, तो अब क्या डैमेज और तमाम तो इसमें मुझे लगता है कि गुजरात में इनकी स्थिति काफ़ी मजबूत है। गुजरात में तो ये शायद चुनाव जीत जाएँ। कम अंतर से जीतेंगे, कुछ सीटें भी कम जीत सकते हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की अंदरूनी हालत अच्छी नहीं है, खस्ता है भाजपा की अंदरूनी हालत। तो उत्तर प्रदेश एक बड़ी चुनौती है। अब देखना ये है कि इस बड़ी चुनौती से ये कैसे कैसे मुकाबला करते हैं। इनको काफ़ी कुछ दुरुस्त करना पड़ेगा। आप आपस में एकता करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में इन लोगों के बीच में एक आपसी एकता भी नहीं है। वही स्थिति है जो लोकसभा चुनाव के दौरान थी, इसलिए उत्तर प्रदेश हार गए थे। इस बीच में एकता ये लोग कर लेते, बशर्ते ये बीच में 2 घटनाएँ नहीं होती, राम मंदिर वाली घटना नहीं होती और जंतर-मंतर वाली घटना नहीं होती। राम मंदिर से लेकर जंतर-मंतर तक भारतीय जनता पार्टी का जो चैन था, मतलब वो उड़ गया। अब काफ़ी इनमें बेचैनी है, काफ़ी छटपटाहट है इन लोगों के अंदर, और वो छटपटाहट और बेचैनी किस रूप में निकल कर आएगी, कैसे ये उसको शांत करेंगे, ये हम लोगों के लिए देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। एक और चीज़ पूछ लूँगा सर जाते-जाते, घर-घर तिरंगा, हर घर तिरंगा और अभी आ रहा है 15 अगस्त, तो कुछ ये चीज़ें कुछ रफू-वफू नहीं? देखिए, ये बीजेपी ये सब बहुत लंबे अरसे से कर रही है। इन चीज़ों से बात बनती नहीं है। इन चीज़ों से बात नहीं बनती है। इनको कुछ और करना पड़ेगा। अब देखिए, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे कुछ कर नहीं सकते, उसकी हालत खराब है पूरी तरीके से। कोई बड़ी घोषणा कर नहीं सकते, अगर कर सकते होते तो कर दी होती सदन में। कोई बड़ी धमाकेदार घोषणा जिसकी हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो करना होते तो कर देते। पार्टी के अंदर ही कोई बड़ा हेर-फेर करके कोई धमाका कर सकते, गडकरी को हटा देते या कुछ और करते, वो भी नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि ये इनके हाथ-वाथ सब पूरी तरीके से बँधे हुए हैं। कुछ इन्होंने अपने आप हाथ बाँधे हैं, कुछ हालात ने हाथ बाँधे हैं, कुछ नौजवान और छात्रों के विद्रोह ने, जंतर-मंतर पे हुआ, उसने इनके हाथ बाँध दिए। दूसरे लगातार सत्ता रहने के बाद ये सब लोग बहुत भ्रष्ट हो गए हैं। उस भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उदाहरण तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी वगैरह में मिला ही। सब लोग भ्रष्ट हो गए हैं, सब लोग माल कमा रहे हैं, और सब लोग जो माल कमाता है, जो भ्रष्ट हो जाता है, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। वो शुक्रिया आपका। अपने पैसे छिपाने में लगा होगा, ज़मीन खोद के कहीं दबा रहा होगा अपने पैसे। बिल्कुल। आभार सर, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।